पिछले कहानी में हमने देखा था कि कैसे कोड़ा कुछ तड़ीपार और जाबाज योद्धाओं को इकट्ठा करके मदरवर्ल्ड सल्तनत के एक बहुत ही खतरनाक जंगी जहाज ड्रेडनॉट की कमांडर एडमिरल एटिकस नोबेल को मार गिराया था और उन जाबाज तड़ीपार योद्धाओं के साथ अपने घर वेल लौट चुकी थी। अब आगे कोड़ा गांव वालों को बताती है कि नोबेल मर चुका है। अब उन्हें डर कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मदरवर्ल्ड के नियम के हिसाब से अगर किसी ड्रेडनॉट के एडमिरल मारा जाता है तो जहाज़ को मदरवर्ल्ड लौटना पड़ता है। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि एडमिरल एटिकस नोबेल को दोबारा जिंदा किया गया था। हालांकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि कोड़ा ने उसके शरीर पे जो घाव दिए थे वो बहुत गहरा है। पर वो इस हालत में भी जहाज़ को वेल्ट की तरफ मोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि बेलिसारियस के हुक्म के मुताबिक उसे कोड़ा यानी अर्थीलियस को उसके हाथों में सौंप देना है। इसीलिए कमांडर कैसियस वेल्ट पर मौजूद उनके एक सिपाही एरिस के साथ संपर्क करके बताते हैं कि वो 5 दिनों के अंदर वेल्ट पहुंचने वाले हैं। पर कमांडर कैसियस को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि सिपाही एरिस अब गांव वालों के साथ है, और ये खबर वो गांव वालों को देता है। इससे वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ड्रेडनॉट मदरवर्ल्ड के नियमों के खिलाफ जाकर वेल्ट क्यों आना चाहता है, जबकि इस जंगी जहाज के एडमिरल तो मर चुके हैं। पर उन्हें यह बात थोड़ी पता है कि नोबेल अभी भी जिंदा है, बिल्कुल टाइगर की तरह, जिसके मकसद फिलहाल अर्थीलियस को वापस ले जाना और उनके गांव को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इसके लिए उसे किंग्स गेट्स की कमान को अपने हाथों में लेना होगा। लेकिन इस काम में चीफ टेक्नीशियन अड़चना डाल रहे होते हैं। उनका कहना है कि एडमिरल को पहले पूरी तरीके से ठीक होना होगा ताकि वो जहाज की कमान को संभाल सके। पर एडमिरल ठहरा सन की आदमी वो कमांडर कैसियस को अपने पास बुलाता है और उसकी बंदूक लेकर चीफ टेक्नीशियन को ठिकाने लगा देता है। अभी भी उसके सीने पर एक घाव है जिसे मिटाया तो जा सकता है, लेकिन नोबेल इसे मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके हिसाब से यह अर्थीलियस की तरफ से दी गई एक तोहफा है। एक घाव, वो भी स्वयं घाव देने वाली से, जिसका वो सम्मान करता है। इधर जनरल टाइटस सभी गांव वालों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें एक अच्छा खासा भाषण देता है कि किस तरह से उन्हें ड्रेडनॉट की सामना करना होगा, जिसकी शुरुआत होगी फसल काटने से, वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर, जिन्हें वो सभी के घर के बाहर रख देंगे ताकि नोबेल ऊपर से ही गांव को ना उड़ा दे। हालांकि डर का माहौल है, लेकिन इससे प्यार की तूफान कम नहीं हो जाता। कोड़ा और गुनार इसी तूफान के चपेट में आ चुके हैं, जिसकी चपेट में आने के लिए लोग तरस जाते हैं। खैर, इतनी भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वक्त है एक ऐसे राज से पर्दा उठाने की, जी हाँ, राज से पर्दा उठाने की, जो लोग सिर्फ अपने चाहने वालों के सामने उठाते हैं। जैसे कि कोड़ा गुनार को बताती है कि उसी ने प्रिंसेस ईसा की हत्या की थी। वैसे यह झटके देने वाली बात है, पर कोई बात नहीं, हम है ना, संभाल लेंगे। दरअसल किंग आर्थेंडर अपनी बेटी ईसा की वजह से पूरी तरीके से बदल चुके थे। उन्हें अब राज्य विस्तार का कोई शौक नहीं था, जबकि इसी मकसद के लिए बेलिसारियस ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, मदरवर्ल्ड की सरहदों को हद से ज्यादा आगे बढ़ाया। लेकिन आज प्रिंसेस ईसा ड्रेडनॉट यानी जिन्हें राज्य विस्तार का प्रतीक माना जाता है, उसे पीस मेकर नाम देने वाली है, यानी एक शांति कायम करने वाला जहाज। पर बेलिसारियस ठहरा एक ताकत का भूखा इंसान, जिसे लोगों की रीढ़ की हड्डी बनने में कोई शौक नहीं है, बल्कि उसे तोड़ने में मजा आता है। जिसे लगा कि एक छोटी सी बच्ची उसकी जिंदगी की सारे अरमानों पर पानी फेरने वाली है, तो बेलिसारियस ने फैसला किया कि वो पूरे शाही खानदान को ही मिटा देगा। और इस काम के लिए उसने हथियार बनाया अपनी ही गोद ली हुई बेटी अर्थीलियस को, जो उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पाई, क्योंकि वो उसकी गोद ली हुई पिताजी है, जिसने उससे यह भी वादा किया है कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो वो पूरा मामला संभाल लेगा, वो अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देगा। और आज वही दिन है जब प्रिंसेस ईसा के साथ उसकी पूरा परिवार अपने जान से हाथ धोने वाले हैं, जब शाही खानदान के पास उनकी सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं है सिवाय अर्थीलियस के, जिसने प्रिंसेस ईसा की सुरक्षा करने की कसम खाई थी। जब बेलिसारियस और बाकी संसद के लोग राजा आर्थेंडर के साथ उसकी बीबी की हत्या कर देते हैं, तब बारी आती है प्रिंसेस ईसा की, जिसे मारने के लिए बेलिसारियस अर्थीलियस को इशारा करता है। पर उसके हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि ये वो काम है जिसे करने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती। प्रिंसेस ईसा अर्थीलियस को पहचानती है कि आखिर वो किस तरह की है, इसीलिए वो अर्थीलियस से कहती है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अर्थीलियस को ना चाहते हुए भी बेलिसारियस के कहने पर प्रिंसेस ईसा को मारना पड़ता है। पर बेलिसारियस वो ताकत का भूखा इंसान है जिसके कोई सगे नहीं होते। वो अर्थीलियस को ही शाही खानदान की हत्यारा करार देता है। यह सुनकर वो बेलिसारियस पर बंदूक तान देती है, पर वो उसे नहीं मार पाती और मजबूरी में उसे ड्रेडनॉट से एक छोटी सी जहाज लेकर
भागना पड़ता है, क्योंकि अब मदरवर्ल्ड के लिए वो दुश्मन है जिसने शाही खानदान की हत्या की है, जिस जुर्म की कोई माफी नहीं। वहां से भागकर वो मदरवर्ल्ड के पहुंच से बहुत दूर वेल्ड आ गई, करीब 2 साल पहले। लेकिन आज भी प्रिंसेस ईसा की वो आखिरी शब्द उसे सताते हैं, जब प्रिंसेस ईसा ने उसे माफ कर दी थी। खैर, ये अतीत की बात है जाने मन, तो इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वक्त है थोड़ी पसीना बहाने की। अगले दिन सुबह वो सभी फसल काटने के काम में लग जाते हैं और अगले 3 दिनों के अंदर बड़ी मेहनत से वो सभी फसल काटकर पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं। इस काम में कोई भी पीछे नहीं रहता। बाहरी दुनिया की वो जाबाज योद्धाओं से लेकर इस गांव के किसान तक हर कोई, सिवाय जिमी के, जिसे बस उन्हें देखने में मजा आता है। एडमिरल नोबल के खिलाफ ये जंग उनके लिए बहुत मायने रखता है, जिसमें उनके जीने और मरने का सवाल है, जिसके लिए जनरल टाइटस अपना खोड़ापाती दिमाग चलाते हैं और पूरे गांव को मैदान जंग में बदलने का काम चालू कर देते हैं। जैसे कि जमीन पर टनल्स बनाना, जिसे वो अपने बचाव के लिए और नोबल की सेना को चकमा देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए गांव वालों को रणनीति जानना होगा। इस काम में बाहरी दुनिया से आए वो जाबाज योद्धा उनकी मदद करते हैं। अब जरूरत है हथियार की। हालांकि गांव वालों के पास कोई भी हथियार नहीं थे, पर उनकी किस्मत अच्छी है कि कहानी के पहले भाग में कोड़ा और सिपाही एरिस नोबल की छोटी सी सेना टुकड़ी को मार गिराए थे, जिसमें जिमी ने भी उनकी मदद की थी। और उनके हथियार अभी भी यहाँ पर है, जिन्हें वो लड़ाई के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से कुछ खतरनाक है तो कुछ बहुत ही खतरनाक। कोड़ा के उस जंगी जहाज को भी बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके जरिए वो वेल्ड आई थी, जिसकी हालत अभी भी बिल्कुल सही है। कोड़ा उसे पहाड़ों के बीच एक झरने के पीछे छुपा देती है, ताकि वक्त आने पर उसे किंग्स गेज के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। हालांकि यह नादानी वाली बात है, क्योंकि वो किंग्स गेज है, यानी ड्रेडनॉट, जिसके सामने आज तक कोई भी सेना नहीं टिक पाया। और ये तो बस एक छोटी सी जहाज है, पर कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। खैर, इतनी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर उसकी मुलाकात जिमी से होती है, जिसे आज भी इस बात का पश्चाताप है कि वो प्रिंसेस ईसा की सुरक्षा नहीं कर पाया, जिसकी सुरक्षा करने की उसने कसम खाई थी। बल्कि उस समय तो वो मदरवर्ल्ड के लिए किसी दूर दराज के इलाके में जंग में मसरूफ था। कोड़ा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ उसे भी बस हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब इसका अंत हो सकता है अगर वो उनकी साथ दे। पर जिमी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे ये बोलकर चला जाता है कि वो कभी भी मदरवर्ल्ड के खिलाफ नहीं जीत पाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं सही बात है। लेकिन एक बात तो है कि लड़ाई सिर्फ हथियारों के बलबूते पे नहीं जीती जाती, बल्कि इसके लिए मैदान जंग में मौजूद अपने साथियों की तालमेल होना बहुत ही जरूरी है। एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, और ये बात जनरल टाइटस बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसीलिए वो अपने अतीत के बारे में सभी को बताते हैं कि जब बेलिसारियस ने उसे सराउ पर कब्जा करने के लिए भेजा था, तो सराउ के लोगों ने डटकर उनका सामना किया। पर यह जानने के बाद बेलिसारियस और भी ज्यादा बेरहम हो गया। उसने जनरल टाइटस को हुक्म दिया कि वो सराउ की राजधानी को तबाह कर दे, ताकि वह खुद अपने हथियार डाल दे। पर जनरल टाइटस ऐसा बेरहम काम करने से मना कर देते हैं। इस बात से बेलिसारियस वखला जाता है और जनरल टाइटस की जहाज को तबाह कर देता है। जनरल टाइटस अपने साथियों के साथ जहाज के मलबे के नीचे रेंगते बारूद के आखिरी जर्रे तक मदरवर्ल्ड के खिलाफ इस्तेमाल किया। पर मदरवर्ल्ड के सामने टिकना इतना आसान थोड़ी है। उसे पता था कि उसके सारे सिपाही आखिरी सांस तक उसकी साथ देंगे। इसीलिए जनरल टाइटस बेलिसारियस के सामने घुटने टेक दिया और बदले में अपने सारे सिपाहियों की जान बख्श देने के लिए कहा। पर जिनके दिल पत्थर के होते हैं वो कभी रहम नहीं करते। वो जनरल टाइटस को सबक सिखाने के लिए उसके आंखों के सामने उसके सारे सिपाहियों को ड्रेडनॉट के जरिए तबाह कर दिया। अपने सिपाहियों के गम में डूबा टाइटस बस नशे में डूबा रहता, लेकिन यह जंग उसके लिए इतना ज्यादा मायने रखता है कि अब वो शराब छोड़कर पानी पीता है। फिर मिलियस अपने बारे में बताती है कि जब उसके गांव पर मदरवर्ल्ड के जहाज मंडराने लगे तो सभी लोगों ने उनके सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि उन्हें लड़ने से डर लगता था। फिर भी वो लोग मारे गए जो मदरवर्ल्ड के कोई काम के नहीं थे, और बाकी बचे लोगों को ब्रह्मांड के कई जगहों पर मजदूरों के तौर पे काम पे लगा दिया गया। लेकिन एक दिन किस्मत से डैरियन ब्लैडएक्स अपने सिपाहियों के साथ उन्हें आज़ाद कर देता है, और मिलियस को उनके साथ काम करने का एक नया मकसद मिलता है, और वो बन जाती है डैरियन ब्लैडएक्स की परछाई, जिसे उसने कहानी के पहले भाग में खो दिया। अब नेमेसिस अपने बारे में बताती है कि उनकी एक छोटी सी मछुआरों की गांव थी, जिसे सल्तनत के सिपाहियों ने तबाह कर दिया। एक एक को चुन चुन कर मारा। वो शांतिप्रिय लोग थे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। एक समय ऐसा भी था कि वो सिर्फ हथियारों से खेलते थे।
उस दिन नेमेसिस अपने हाथ काट कर अपने पुरखों की दी गई वो दस्ताने पहनती है जिन्होंने न जाने कितने जाने ली है। उस दिन से लेकर आज तक वो बस बदले की आग में जल रही है, जिसकी आग में वो मदवर्ल्ड के हर एक सिपाहियों को जला देना चाहती है। फिर टैराक अपने बारे में बताता है कि उसके पिता एक राजा थे जो मदवर्ल्ड के सामने अपने शर्तें रखने अकेले गए थे, लेकिन बदले में मदवर्ल्ड ने उनके शरीर के साथ आक्रमण का वादा भेजा। मदवर्ल्ड ने अपना वादा पूरा किया, उनके प्लेनेट को तबाह करने अपनी सेना भेज दिया। उसकी माँ इज्जत के खातिर नहीं भागी, लेकिन टैराक को समझाया कि वो अपने पिता के वंशज को ऐसे ही खत्म होने नहीं दे सकता, इसीलिए उसे यहाँ से भागना होगा। ना चाहते हुए भी टैराक को अपने प्लेनेट छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ा। तब से लेकर वो छोटी मोटी काम करके अपनी जिंदगी गुजारता रहा ताकि अपनी माँ को दी गई वादा वो पूरा कर सके, अपने पिता की शाही ब्लड लाइन को खत्म नहीं होने देना। अब बारी आती है कोड़ा की। वो अपने अतीत के बारे में बताती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो अपने अतीत के उस भाग को छोड़ देती है जिससे उससे सख्त नफरत है। जब उसने बेलिसारियस के कहने पर प्रिंसेस ईसा की हत्या की थी। जनरल टाइटस उसके अतीत के बारे में और भी जानना चाहता है, उसके अर्थीलियस की जिंदगी के बारे में, लेकिन कोड़ा उसे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि जनरल टाइटस की शराब और पानी की मुद्दा उठाकर बात को टाल देती है। अगले कुछ ही घंटों में ड्रेडनॉट वेल्ड के आसमानों पर मंडराने लगता है, इसीलिए जनरल टाइटस सारे टनल्स को ढक देने के लिए कहते हैं। नोबेल पूरे जगह को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि फसल को घरों के सामने रखा गया है, यानी वो सीधा हमला नहीं कर सकता। पर उसे गांव के सराय खाने में औरतें और बच्चे दिखते हैं। नोबेल एक प्लान बनाता है जिसके चलते वो एक तरफ अर्थीलियस के साथ कुछ बातचीत करेगा और दूसरी तरफ अपने सिपाही भेजकर औरतों और बच्चों को उठा लेगा, ताकि गांव वाले अपनों की गले में खंजर देखकर खुद ही अपनी हथियार डाल दे। नोबेल के साथ बातचीत के दौरान कोड़ा उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो चुपचाप फसल लेकर चला जाए, ना ही कम ना ही उससे ज्यादा, और बेलिसारियस को यह बता दे कि जिन बागियों का पता चला था वो सभी कहीं और जा चुके हैं, तो मामला शांति से निपट सकता है। पर नोबेल का ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसे मदरवर्ल्ड की संसद में कुर्सी चाहिए ताकि वो हमारे देश के पॉलिटिशियंस की तरह उसे गर्म कर सके, बहुत गर्म। और इसके लिए उसे उन बागियों को ठिकाने लगाना होगा ताकि बेलिसारियस उससे खुश होकर संसद में कुर्सी उसके नाम कर दे। नोबेल भी किसी तरह के लफड़ा नहीं चाहता, क्या पता पासा उल्टा पड़ जाए, इसीलिए वो खुद ही कोड़ा को एक ऑफर देता है कि अगर वो अपने इस गांव की खैरियत चाहती है, अगर वो चाहती है कि उसके गांव के औरतें और बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित रहे, जिन्हें कैद करने के लिए वो अपनी सेना पहले ही भेज चुका है, तो उसे खुद उसके साथ मदरवर्ल्ड वापस लौटना होगा। वो बाकी बागियों को भी छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इस गांव को भी, क्योंकि बेलिसारियस को सिर्फ अर्थीलियस चाहिए। कोड़ा इन गांव वालों के खातिर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो हो सकता है नोबेल अपनी सन की पनाह के चलते इस पूरे गांव को ही उड़ा दे। लेकिन गुनार ऐसा नहीं चाहता, अपने प्यार को कौन जाने देना चाहेगा। गुनार भी ठीक ऐसा ही करता है, वो कोड़ा की बंदूक लेकर सीधा घंटे पर गोली मारता है, जिससे गाँव वालों को लगता है कि ये हमले की इशारा है, और बस गाँव वाले टनल से निकलकर नोबेल के एक जहाज को उड़ा देते हैं। अब मामला पूरी तरीके से बिगड़ चुका है गुनार की बदौलत। इस बात से गुस्सा होकर नोबेल अकेला ही टनल में घुस जाता है और इस टनल में मौजूद सभी लोगों को मारने के बाद दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। उधर कोड़ा गुनार के साथ बढ़ चलती है अपने उस जहाज की तरफ जो उसने पहाड़ों के बीच छुपा कर रखी थी। इधर मैदान जंग में इसी गांव का एक बंदा जिसका नाम है डेन, वो नोबेल की एक और जहाज को उड़ा देता है। फिर जब नोबेल एक और जहाज के जरिए ड्रेडनॉट पर वापस जाने की तैयारी में होता है, तभी डेन उस पर हमला कर देता है, लेकिन आखिर में नोबेल उसे मार देता है और इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। वही दूसरी तरफ नेमेसिस और सिपाही एरिस सराय खाने में होते हैं, जो औरतें और बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब नोबेल की सेना यहाँ तक पहुँच चुके हैं। नेमेसिस और सिपाही एरिस जान लगाकर उनसे लड़ते हैं, लेकिन आखिर में तलवार की एक तेज धार नेमेसिस के एक हाथ को काट देती है। फिर भी वो सिपाही एरिस और सैम की मदद से अपने एक हाथ से ही सराय खाने में मौजूद सारे सिपाहियों को मार गिराती है, लेकिन अपने जख्मों की वजह से वो मारी जाती है। उधर कोड़ा अपने जहाज के जरिए ड्रेडनॉट से संपर्क करके बताती है कि उनका जहाज डैमेज हो चुका है और वो जख्मी है। ड्रेडनॉट के सिपाहियों को लगता है कि ये उन्हीं का जहाज है, इसीलिए वो जहाज को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उन्हें अलग से मेडिकल टीम और टेक्नीशियंस के पास भेजते हैं। कोड़ा और गुनार घायल होने की नाटक करते हैं और मौका देखकर मेडिकल टीम पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। फिर कोड़ा चली जाती है इंजन रूम की तरफ और तब तक गुनार को जहाज तैयार रखने के लिए कहती है
ताकि काम निपटाने के बाद वो फटाफट यहाँ से निकल सके। वही दूसरी तरफ मैदान जंग में मौजूद जनरल टाइटस और टैरक बाकी गांव वालों के साथ मिलकर नोबेल की सेना की डटकर सामना करते हैं। इसी दौरान टनल में मौजूद एक सिपाही जब मरने वाला होता है, जब उसे लगता है कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं, तो वो सारे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है और अपने साथ नोबेल के उन सारे सिपाहियों को ले डूबता है जो टनल के अंदर अपनी जलवा दिखाने आए थे। जनरल टाइटस के साथ टैरक और बाकी गांव वाले नोबेल की इस जमीनी सेना को पूरी तरीके से धराशायी कर देते हैं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उन्हें लगता है कि वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे से ये खुशी उड़ जाते हैं क्योंकि नोबेल अपनी दूसरी सेना भेजता है जो कोई आम सेना नहीं है, बल्कि इनके साथ वो है भी मशीन से जो अपने दुश्मनों को देखते ही भून देते हैं। ये देखकर मिलियस को भी अपना रास्ता नाप लेना पड़ता है क्योंकि ये छोटे मोटे बंदूक इन मशीन्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन बाहर निकलकर मिलियस के हाथों एक बड़ा सा तोप लगता है जिसके जरिए वो एक मशीन को उड़ा देती है। वेल डन जाने मन, लेकिन अब क्या करोगी, गोलियां तो खत्म हो गई। वो सभी इन मशीन्स के सामने बेबस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे हथियार है ही नहीं जो इनका सामना कर सके। और जब उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं, तभी मैकेनिकस मिलिटेरियम का सिपाही यानी जिमी एक धमाकेदार एंट्री करता है और अकेला ही उन सिपाहियों को खदेड़ते हुए मशीन के अंदर जाकर उसे बम से उड़ा देता है और बाहर निकलकर उन सिपाहियों को भून देता है जो उस पर लगातार गोलियां चला रहे थे। पर उस पर गोलियों का असर नहीं होता क्योंकि भाई साहब की शरीर लोहे की जो बनी है, वैसे रोबोट होने के कुछ तो फायदे हैं। उसे मैदान जंग में लड़ते हुए देखकर जनरल टाइटस के साथ बाकी सभी की हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ कोरा ड्रेडनॉट की इंजन रूम में जाती है और उसकी पावर सोर्स पे बहुत सारे विस्फोटक लगा देती है। पर उसे ऐसा करते हुए कुछ सिपाही देख लेते हैं जिससे सिपाहियों के साथ उसकी मुठभेड़ होने लगती है और इसके बारे में एडमिरल नोबेल को पता चल जाता है। इसीलिए वो कमांडर कैसियस को निर्देश देता है कि वो पूरे गांव को उड़ा दे क्योंकि उसे बस अर्थीलियस चाहिए था और वो जहाज पर आ चुकी है। हालांकि उनके भी बहुत सारे सिपाही मैदान जंग में हैं, पर नोबेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिपाही कम होने से फसल की जरूरत भी कम हो जाएगी और अगर एक बार उसने अर्थीलियस को पकड़ लिया तो वो मदरवर्ल्ड लौट सकता है और उन्हें फसल की जरूरत होगी ही नहीं। इसीलिए नोबेल चल पड़ता है अर्थीलियस को पकड़ने और उसके हुक्म के मुताबिक ड्रेडनॉट की तोप तैयार कर दिए जाते हैं। वो गांव को उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर तभी इंजन रूम में लगी वो विस्फोटक फट जाते हैं जिससे होने वाले झटके की वजह से ड्रेडनॉट की निशाना चूक जाता है और जमीन में ढहती ड्रेडनॉट के अंदर कोरा और नोबेल आमने सामने होते हैं। उनकी आवाज़ें सुनकर यहाँ पर गुनार आ जाता है। वो नोबेल पर गोली चलाता है। इससे नोबेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोबेल की चलाई गोली उसे लग जाती है। इससे उन दोनों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों ही इस गिरती हुई ड्रेडनॉट के अंदर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब नोबेल कोरा को मारने वाला होता है तभी गुनार एक तलवार नोबेल के शरीर के आर पार कर देता है और मौका देखकर कोरा उसकी सर धड़ से अलग कर देती है। अब इससे पहले ड्रेडनॉट जमीन में ढह जाए, कोरा गुनार के साथ एक जहाज लेकर निकल जाती है, लेकिन नोबेल की दी गई जख्मों की वजह से गुनार मारा जाता है। वही दूसरी तरफ ड्रेडनॉट यानी किंग्स गेज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। यह मदरवर्ल्ड के उन जहाजों में से एक है जिसे आज तक कोई भी बर्बाद नहीं कर पाया था। लेकिन अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई है। नोबेल की सेना अभी भी यहाँ पर है जो अपने मकसद पूरा करने के लिए नोबेल की तरह किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो चलिए इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। कुछ ही देर बाद डेब्रा ब्लैडैक्स अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है जो नोबेल की सेना की नामो निशान मिटा देते हैं। आखिरकार वो मदरवर्ल्ड के खिलाफ ये जंग जीत चुके हैं, जिसमें कुछ अपनी ज़मीन के खातिर, कोई अपने प्यार के खातिर, तो कोई अपने अतीत की दी गई जख्मों के प्रतिशोध के खातिर शहीद हो गए। अब बारी है उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने की और उन जाबाज योद्धाओं को इज्जत बख्शने की जिन्होंने बाहर से आकर इस छोटी सी गांव को बचाने में उनकी मदद की। लेकिन कोरा को लगता है कि वो इस इज्जत की हकदार नहीं है क्योंकि उसने उन्हें झूठ कही थी, जबकि उसी ने प्रिंसेस ईसा की हत्या की थी जिसकी सुरक्षा करने की उसने कसम खाई थी। वो ये सब बात जनरल टाइटस को बताने की कोशिश करती है, पर जनरल टाइटस बताते हैं कि उसे इसके बारे में पहले से ही पता था और वो ये भी बताता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि प्रिंसेस ईसा अभी भी जिंदा है, मौत उसकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जनरल टाइटस कोरा को एक मकसद देता है कि उसे प्रिंसेस ईसा को ढूंढकर उसे उसकी अमानत लौटा देनी है, यानी बेलिसारियस को हराकर
प्रिंसेस ईसा को मदवल सल्तनत की गद्दी पर बैठाना, जो इस सल्तनत के असली हकदार है। और इस काम में हर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार है, जिसमें डेबरा ब्लैडैक्स और उसके सिपाही भी शामिल हो चुके हैं, यहाँ तक कि जिमी भी, जिसे कोड़ा की तरह अपनी खोई हुई मकसद दोबारा वापस मिल चुकी है, यानी उसे हर हालत में प्रिंसेस ईसा की रक्षा करना और उसे मदवल सल्तनत की संरक्षक बनाना। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपके दिल के किसी छोटे से कोने में अपनी जगह बना पाई होगी।